नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। उत्तर प्रदेश के सियासी सूरमाओं में शुमार कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के चलते शनिवार को निधन हो गया। कल्याण सिंह के निधन से यूपी की सियासत का एक अविस्मरणीय अध्याय समाप्त हो गया है। जनसंघ बीजेपी के हिंदूवादी रथ के सारथी कल्याण सिंह को एक क्रांतिकारी नेता के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन कल्याण सिंह के लगभग 6 दशक के सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव रहे। सामान्य परिवार से निकलकर सियासी बुलंदियों का सफर तय करने वाले कल्याण सिंह आज हमारे बीच नहीं हैं। आज सवाल आपका कार्यक्रम में हम हमारे खास मेहमानों से कल्याण सिंह के सियासी सफर से जुड़े कुछ अहम सवालों पर बात करेंगे। और अगर आप भी यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए कल्याण सिंह की सियासी यात्रा पर एक नजर डाल लेते हैं। 1967 में पहली बार यूपी विधानसभा के लिए चुने गए कल्याण सिंह का सियासी सफर इमरजेंसी के दौरान 21 महीने के लिए जेल में रहे। जून 1991 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। 1991 में कल्याण सिंह पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। 6 दिसंबर 1992 बाबरी विध्वंस और सीएम पद से इस्तीफा। सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक फिर यूपी के सीएम रहे। बीजेपी छोड़कर 1999 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। वाजपेयी के अनुरोध पर 2004 में बीजेपी में पार्टी का विलय कर लिया। 20 जनवरी 2009 को उन्होंने फिर से बीजेपी छोड़ दी। एटा लोकसभा सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। एटा लोकसभा चुनाव जीते उसी साल समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए। 2009 लोकसभा चुनाव में सपा के लिए प्रचार भी किया। 2010 में सपा को छोड़कर जन क्रांति पार्टी की स्थापना की। 21 जनवरी 2013 को पार्टी भंग कर फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 4 सितंबर 2014 को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। हिमाचल के राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला। ये उनका सियासी सफर रहा। तो आज उनके सियासी सफर को लेकर हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं, वो भी एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। सवाल क्या हैं, उन सवालों को लेकर बात करेंगे। लेकिन एक और अहम कड़ी इस बीच हम बता देते हैं कि उनके कुछ खास बयान रहे हैं। उन बयानों के कुछ अंश आपको सुनवा देते हैं। वो सुनवाने के बाद फिर सवालों पर चलेंगे। किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों में पला हूं। भारतीय जनता पार्टी से मैंने सीखा है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट जाए। तो आपने सुना कल्याण सिंह के 2 महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें एक वक्त ऐसा दौर था जब कल्याण सिंह बाबरी विध्वंस मामले में सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेते हैं और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और ये कहते हैं कि मैं आखिरी सांस तक बीजेपी में रहूंगा। लेकिन इस सियासी सफर को लेकर हमने कुछ सवाल तैयार किए हैं। उस सवालों पर चलेंगे पहले, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ सवालात हैं? बीजेपी को खड़ा करने में कल्याण सिंह की जो भूमिका थी वो कितनी बड़ी भूमिका रही है? 2 बार सीएम बने कल्याण सिंह का ताज कितना कांटों भरा रहा? मुख्यमंत्री 2 बार रहे। देश में हिंदुत्व का कितना बड़ा चेहरा बन चुके थे कल्याण सिंह? और फायर ब्रांड सिंह यूपी की सियासत से बाहर क्यों नहीं निकल पाए? ये भी बड़ा सवाल है। इन तमाम बड़े सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। मेहमानों का परिचय मैं आपसे कराऊंगा और आप भी अगर इस कार्यक्रम के जरिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आप इस फोन लाइन के जरिए, नंबर के जरिए अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं। कितने बड़े नेता बने हिंदुत्व के, उस पर बात करने वाले हैं। यूपी की सियासत से बाहर क्यों नहीं निकल पाए, इस पर भी बात हम करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर तय किया, उस राजनीतिक सफर में कितना उतार चढ़ाव
देखने को मिला। कांटों भरा कितना सफर रहा उनका, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, दोनों ही बार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और इस इस्तीफे को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति के गलियारों में कई चर्चाएं भी रहीं। तो आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम उनके सियासी सफर पर बात करेंगे, लेकिन अगर आपके मन में भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भाव आ रहे हैं तो आप भी इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं। मेरे साथ पीयूष पंत हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और केपी मलिक साहब मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मैं पहले पीयूष पंत जी आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे कि एक ऐसा सितारा, बड़ा सितारा, ओहदेदार, कद्दावर नेता जो यूपी की सियासत में खासा रसूख रखते थे, आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहले बात करेंगे उनके सफर में कई उतार चढ़ाव रहे। कांटों भरा ताज उनका कितना रहा, इस पर बात मैं करना चाहूंगा, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री बनते हैं और दोनों ही बार उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इस सफर को लेकर, उनके सियासत के दौर को लेकर आप क्या कहेंगे? पीयूष जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कल्याण सिंह का सफर रहा राजनीति का, वो कितना उतार चढ़ाव भरा रहा, ताज कांटों भरा रहा, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री बनते हैं और दोनों ही बार उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ये जो सफर उनका रहा, इसको आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे? लगता है उनसे आवाज नहीं हो पा रही है। मैं आ रहा हूं पीयूष जी आपके पास, थोड़ी तकनीकी दिक्कत, उसको हम ठीक कर लेते हैं। मलिक साहब, आपसे ये सवाल मेरा, 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे, दोनों ही बार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और काफी लंबा राजनीतिक सफर रहा, लगभग 6 दशक का, 60 साल की बात करूं तो मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। इस सफर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सबसे बड़ी और जो निर्णायक भूमिका में देखने को मिली उनके सफर में, एक तो जब पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं और बाबरी विध्वंस के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और बयान भी हमने सुना उनका कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। दूसरा, जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, सपा के साथ गठबंधन में, माफ कीजिए, बीएसपी के साथ गठबंधन में सरकार बनती है पहले, लेकिन उसके बाद मायावती का रुख कहीं और नजर आता है और वो फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। कुछ लोगों को जोड़ तोड़ करके अपनी राजनीति के लिहाज से, अपने कद के हिसाब से फिर इस्तीफा दे देते हैं। तो सफर कैसा आपकी नजर में रहा कल्याण सिंह का? देखिए, अगर बात किया जाए कल्याण सिंह के राजनीतिक जीवन की, शमशेर जी, पहली बार जब वो सीएम बने जी, तो बाबरी मस्जिद ध्वस्त उनके टाइम पे हुई थी और ये सर्वविदित है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद का डांटा गिरते ही जी, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय से और गृह मंत्री के कार्यालय से उनको फैक्स और सूचनाएं जा रही थी, लेकिन हमारे एक जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया था कि उस दिन वो अपने दफ्तर ही नहीं गए और घर की छत पे बैठ के धूप सेक रहे थे, क्योंकि वो 5 दिसंबर का दिन था और वहीं उन्होंने लंच भी अपनी छत पे लिया था। पूरा दिन कुछ नहीं उन्होंने किया, वो मस्जिद टूटने का जैसे इंतजार कर रहे थे और इंतजार का उनका पूरा हुआ लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच। और उस टाइम उन्होंने गाड़ी निकाली और सीधा वो राज्यपाल रमेश भंडारी के पास गए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया। यहाँ से वो एक बहुत बड़े हिंदूवादी नेता बन के उभरे और वो उत्तर प्रदेश राज्य के पटल से नेशनल या राष्ट्रीय पटल पर वो आ गए जी। उसके बाद जो दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने, मैं बताना चाहता हूँ कि उनका पूर्ण बहुमत नहीं आया था और मायावती के सहयोग से 6 महीने का ये हुआ था कि 6 महीने मायावती की सरकार रहेगी और 6 महीने कल्याण सिंह की सरकार रहेगी। वो तोड़ फोड़ के सरकार बनाई गई थी और दुर्भाग्य देखिए शमशेर जी कि जिन लोगों ने उस टाइम कल्याण सिंह को रातों रात मुख्यमंत्री के पद से हटाया था, उसमें मेन राजनीतिज्ञ थे वो जगदम्बिका पाल थे और नरेश अग्रवाल थे। नरेश अग्रवाल ने सारी रणनीति और राजनीतिक चालें चली थी और उसके साथ ही जगदम्बिका पाल एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे। और आज दुर्भाग्य देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं दोनों और कल्याण सिंह जी की आज स्वर्गवास पे वो भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये एक राजनीति ही है कि इसमें कब कौन सी चाल कहाँ बदल जाए, ये भी देखने वाली बात होती है सबसे। जी बिल्कुल अहम बात है। पीयूष जी, आपसे जानना चाहेंगे, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक सर? जी हाँ, जी हाँ। राजनीतिक सफर को लेकर हम पहले सवाल कर रहे हैं कि कई सारी चीजें उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी। शुरुआत जहां वो एक भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के नेता के तौर पर राजनीति में एंट्री होती है, फिर उसके बाद उनका मोह भंग भी होता है। एक तरह से ये कहूं कि मुंह मोड़ते, मोह भंग नहीं होता है, मुंह मोड़ लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मोह भंग नहीं होता है।
उनको सपा के साथ जाना पड़ता है, इसके बाद फिर बीजेपी में आना पड़ता है, फिर उनको अलग पार्टी बनानी पड़ती है। ये सारी चीजें क्या इशारा कर रही थी जब कल्याण सिंह यूपी की सियासत के साथ साथ देश की राजनीतिक पटल पर एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे थे? ये सब हो क्यों रहा था? क्या कारण थे इसके पीछे? देखिए, कल्याण सिंह जो है वो एक ऐसे ओबीसी नेता थे जिनका अपना ही एक व्यक्तित्व था और उनका एक अपना दमखम था। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के सहारे नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने वाले, वहाँ सरकार बनाने वाले वही थे, कल्याण सिंह थे। इन्होंने जो है कि एक आप देखिए कि उन्होंने एक जातिवाद और हिंदुत्व को इसकी चाशनी मिला के जो है, इसका मिश्रण बना के इन्होंने जो है कि वहाँ पे जो है ओबीसी को तमाम जो है जितने भी ओबीसी थे वो, क्योंकि उस समय देखिए सोशल जस्टिस वाला मामला था, विश्वास प्रसाद सिंह द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था मंडल कमीशन, और उसकी काट जो थी देवरस के कहने पे जो है कल्याण सिंह ने ये बात मानी और निकल पड़े वो तमाम जो है ओबीसी कास्ट को जो है वो जो है हिंदुत्व के तले जो है उसको जो है लामबंद करने के लिए, और उसमें उनको काफी सफलता मिली। क्योंकि देखिए वो लगातार जो हिंदुत्व की बात कर रहे थे और जो है पिछड़ी जातियों का जो भला एक जो है राम अयोध्या मंदिर की बात कर रहे थे, वहीं पे राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, और उससे जो है तमाम जो ये जातियां थी वो कन्विंस हो रही थी राम के नाम पे, और इसका श्रेय जो है कल्याण सिंह को जाता है। और भले ही वो जो है अभी आज जब मंदिर निर्माण के तक वो नहीं जीवित रह पाए, हालांकि उनकी इच्छा थी कि जब मंदिर बने मैं तब तक जीवित रहूं, लेकिन जहां उन्होंने जब बाबरी मस्जिद गिरी थी रिजाइन किया था, वहीं राम मूवमेंट को, राम मंदिर के पूरे आंदोलन को आगे ले जाकर भारतीय जनता पार्टी को न केवल उत्तर प्रदेश के स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है स्थापित करने की का जो है उनको श्रेय जाता है। यही कारण था कि जब देखिए आप नाराज हो जाते हैं खासकर वाजपेयी जी से और सेंट्रल लीडरशिप से जो है 1999 में लोकसभा चुनाव के पहले, उसके बाद देखिए लगातार जो है उसके बाद जो है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से सीटें कम हो गई। जहाँ पहले 58 सीटें आई थी, वहीं जो है अगली बार जो है 37 सीटें में सिमट गई, और उसके बाद और घट गई 2004 में जो जाके, क्योंकि उनको लगता था कि उनका अपमान किया गया, उनकी। चलिए पीयूष जी, छोटा सा एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे माफी चाहूंगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लगातार इसी पे चर्चा जारी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कैसे चली गांव-गांव, शहर-शहर जागरूकता की लहर? वैक्सीन के साथ कैसे दी गई जागरूकता की डोज? सरकार द्वारा जो जिले के अंदर जो जागरूकता अभियान चलाया गया, उसी का ये परिणाम है कि आज कोरोना को लोगों ने मात दी है। जो हरियाणा सरकार ने प्रयास किए ना, जो गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया गया, हर प्रयास सरकार का सफल हुआ। कैसे जागरूकता के साथ हरियाणा जीत रहा है कोरोना से जंग? जागरूक हुआ हरियाणा, देखिए शाम 7:30 बजे और रात 8:30 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। आपकी धान की फसल को भूरे भुक्के से बचाने के लिए मेघमणि पेश करती है एक नया और असरकारक कीटनाशक मेगा किल। इससे बीपीएच का रस चूसना तथा उसका चलना फिरना बंद हो जाता है और उसकी अंडे देने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। याद रखें, धान की फसल में बीपीएच के नियंत्रण के लिए असरकारक कीटनाशक मेगा किल। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। सब कुछ आजमाया,
और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आपकी धान की फसल को भूरे फुदके से बचाने के लिए मेघमणि पेश करती है एक नया और असरकारक कीटनाशक मेगा किल। इससे बीपीएच का रस चूसना तथा उसका चलना फिरना बंद हो जाता है और उसकी अंडे देने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। याद रखें, धान की फसल में बीपीएच के नियंत्रण के लिए असरकारक कीटनाशक मेगा किल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आपके सामने लेकर आए हैं। सवाल आपका में, लेकिन ये मंच जो है हम आपके लिए लेकर आते हैं और आप भी अगर ऐसी शख्सियत को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो राजनीति का एक लंबा सफर उन्होंने तय किया और काफ़ी लंबे समय तक जो है बड़े सियासी पायदान पर अपना परचम लहराते रहे, लेकिन आज हमारे बीच वो नहीं हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि उनके राजनीतिक सफ़र में जो उतार चढ़ाव रहे वो कैसा रहा, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा चेहरा होने के बाद भी वो केंद्र की सियासत में या बड़े पटल पर क्यों नहीं उभर पाए, यूपी तक सीमित होकर क्यों रह गए। मेरे साथ दो खास मेहमान पीयूष पंत हैं और इसके साथ साथ केपी मलिक भी हैं, राजनीतिक के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। और दो मेहमान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। रोहताश है हरियाणा से। रोहताश जी, स्वागत है आपका। चले, करीम खान मध्य प्रदेश से दर्शक हैं, वो जुड़ गए हैं, रोहतास से संपर्क नहीं हो पा रहा। करीम खान जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, नमस्कार। जी शमशेर साहब, मैं बोलूं? जी सर, बोलिए। हाँ, सर्वप्रथम तो मैं कल्याण जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी। मेरे गृह प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और रही बात दूसरी, बीजेपी वालों को कम से कम इनके ऊपर एक किताब बनानी चाहिए। इनके पास बड़े बड़े नेता हैं, जैसे अटल जी हो गए, कल्याण सिंह हो गए, आडवाणी जी हो गए। इन लोगों के ऊपर बढ़िया सी एक किताब लिख के इनको कम से कम इनके लिए बोलना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया करीम खान जी, अपनी बात रखी आपने। रोहताश एक दर्शक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। रोहताश जी, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट बैलगांव गरवा से बोल रहा हूँ मैं। जिस टाइम पर जो बाबरी ढांचा गिराया गया था उस टाइम पर मैं भर्ती हुआ था बीएसएफ के अंदर में। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम से सम्मानित हूँ और 6 दिसंबर को जो था उस टाइम पर रात्रि ड्यूटी के अंदर में विराजमान था। रेडियो पर मैंने ये समाचार सुना था। आज ये एक दुखद घटना हुई देश के लिए। जो एक बड़ा नेता, जो एक मानव जाति के लिए एक जो प्रेरणा का स्रोत है, जो इन्होंने खोया है, ये एक बड़ी दुख की बात है सर। जी, शुक्रिया रोहताश जी, श्रद्धांजलि अर्पित की है रोहताश जी ने। मलिक साहब, एक सवाल आपसे ये कि हम ये देख रहे थे कि सुनने में आ रहा था लगातार को, आज भी जब पुराना इतिहास राजनीति का खंगालते हैं तो उनका जो कद था, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, ये इन तमाम लोगों के बराबर कद के जो हैं वो चेहरा रहे। चाहे हम ओबीसी वर्ग की बात कर लेते हैं, क्योंकि ओबीसी को साथ लेकर साधने का जो काम किया वो कल्याण सिंह ने किया। पर ये एक सवाल हर बार दिमाग में आता है जब भी कोई चर्चा होती है कि वो यूपी से बाहर निकलकर, बाहर मतलब केंद्र की राजनीति में, क्योंकि अटल के बाद अगर चेहरा देखा जाए, ऐसा माना जा रहा था कि वो बड़ा चेहरा होंगे, लेकिन वो उस तरीके का उनको कद नहीं मिला, वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए शमशेर जी, अगर देखा जाए वो जो राजनीति होती है तमाम बड़े दलों में, नेताओं में आपस में बहुत राजनीति होती है और कई नेता नहीं चाहते कि ये नेता मेरे से आगे निकल जाए या किसी समाज का, किसी एक वर्ग का नेता बन के उभरे। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमें देखेंगे कि उनको वहां पे धीरे धीरे कमजोर करके राजनाथ को आगे बढ़ाना, उसके बाद जो है बीच में गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाना, उनको कोशिश करना कि उनको समकक्ष खड़ा किया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और लगभग 2-2.5 दशकों तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बाहर रहना पड़ा। और वापसी जो श्रेय है भारतीय जनता पार्टी को लाने का, उसमें भी हिंदुत्ववादी जो नेता मोदी आज बने हुए हैं, उनका श्रेय जाता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कल्याण सिंह जी प्योरली हिंदुत्व के नेता बन के उभर गए थे। अगर उनको इंडिविजुअल वहां पे पार्टी की कमान दी जाती तो मामला कुछ और होता। लेकिन बीच बीच में दूसरे लोगों को
उनको क्रॉस करना और दूसरे लोगों को सारी जो है कमान देना, बीच में डिस्टर्ब करना, कई सारे फैसले प्रदेश स्तर पे ना होकर केंद्र स्तर पे होना पार्टी के लिए घातक सिद्ध हुआ है। और कहीं ना कहीं इसमें मैं मानता हूं कि कल्याण सिंह से भी बीच बीच में गलतियां हुई हैं। जैसे उनके यहाँ नाम आता है कुसुम राय का, कि कई बार ये होता था कि वो कार्यकर्ताओं की पहुंच कल्याण सिंह जी तक लगभग खत्म हो गई थी। सारे फैसले उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान कुसुम राय लेती थी, और बाद में जब कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ी तो कुसुम राय राज्यसभा की सदस्य थी और उन्होंने कल्याण सिंह के साथ पार्टी भी नहीं छोड़ी थी और बाद में वो पार्टी में ही रही। हालांकि बाद में फिर कल्याण सिंह जी वापस आ गए। तो इस तरह से मतभेद तमाम जो कल्याण सिंह जी के साथ हुए हैं और उनके कई सारे फैसले भी उनके लिए आत्मघाती सिद्ध हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक जो दल होते हैं उसमें इस तरह की आपसी गतिविधियां चलती रहती है और उसका शिकार ही कल्याण सिंह भी हुए, इसलिए वो राजनीतिक के राष्ट्रीय पटल पर नहीं आ सके, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल एक अहम बात है कि ये होता है किसी भी बड़ी पार्टी में। मैं पीयूष जी आपसे जानूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी उनके रिश्ते कोई बेहतर नहीं रहे थे। हालांकि बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने ही उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कोशिश की, मनाने की, अपनी पार्टी को जो है वो बीजेपी में शामिल कर देते हैं। लेकिन ये जो नाराजगी रही ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक रही या फिर सिर्फ केवल और केवल कल्याण सिंह के लिए दिक्कत वाली बात रही? क्योंकि अटल के साथ नाराजगी होना, एक इतने बड़े नेता के साथ उनके साथ तल्ख तेवर होना, कई बार ऐसे बयान भी सामने आते रहे मीडिया में कि ये एक वजह रही कि वो कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति से खिसकते चले गए, हाशिए पर चले गए और आखिर में फिर वही अपना दामन थाम लेते हैं बीजेपी का लास्ट में, जहां से वो शुरू हुए थे। नहीं देखिए, क्योंकि उनका देखिए वो उनका स्टेचर काफी बड़ा था जनता के बीच में। बल्कि लोग तो ये कहते थे कि तुलना करते थे कि वाजपेयी और अडवाणी के बाद जो है कि वो कल्याण सिंह है, और यहाँ तक कहा गया था उनको कि वो तो पीएम मटेरियल है और प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन कल्याण सिंह और इसी के चलते वो अपने को कभी वो एडजस्ट नहीं कर पाए और सेंट्रल लीडरशिप लगातार जो है कि, और वो यूपी में ही रहना चाहते थे, यूपी को वो अच्छी तरीके से चलाना चाहते थे और यूपी से उन्होंने अच्छा प्रशासन दिया था यूपी में। लेकिन लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व था वो जो है वो उसमें, और खासकर जो है राजनाथ सिंह जो है, लालजी टंडन है, जो उनकी शिकायत लगातार केंद्रीय नेतृत्व से करते रहते। वहीं वाजपेयी के साथ भी उनके रिश्ते खटास भरे हो गए थे। हालांकि बाद में वाजपेयी ने उनकी पार्टी को जो जनक्रांति पार्टी थी उनकी, वो उसको जो है का विलय कराया उसमें, और उसी के बाद उन्होंने ये उद्गार किए थे कल्याण सिंह ने कि मैं जब भी मरते दम तक मेरी यही कामना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूं और उसी के जो है कि जो उसका जो झंडा है उसी में मुझ पे लपेटा जाए। लेकिन कहीं न कहीं लगता था ये उन कल्याण सिंह को कि कहीं न कहीं पार्टी के अंदर ये जो एक ब्राह्मणवादी सोच है उसके चलते जो है कि मुझे पनिश किया जा रहा है, मेरी लोकप्रियता बर्दाश्त हो नहीं रही है, और इसी के देखिए अचानक जो है उनको सस्पेंड किया जाता है, उनको केंद्र में लाने की बात कही जाती है, और जो है कि उसके बाद उनको हटा दिया जाता है और गुप्ता जी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ कोई इनका अलायंस हो, और उनको ये कल्याण सिंह को आशंका भी थी कि शायद वाजपेयी जी जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ केंद्र में भी अलायंस करके जो है वो चाहते हैं मायावती यूपी में बनी रहे। तो एक खटास हो गई थी उनकी वाजपेयी के साथ उनको लेके, और यही कारण था कि वो लगातार जो है नाराज भी रहे, पार्टी छोड़ के भी गए। लेकिन चूंकि वो एक संघ के एक कार्यकर्ता थे, उनकी आइडियोलॉजी संघ वाली आइडियोलॉजी थी, उसने संघ के लिए उन्होंने काम किया लगातार, तो वो लौट के फिर वापस भाजपा में आ जाते थे। उनको लगता था कि मेरा असली घर यही है। लेकिन उनका एक असंतोष था जो वहाँ की लीडरशिप का जो ब्राह्मणवादी नजरिया था उसको लेते हुए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की खासियत भी है कि वो इस्तेमाल करती है लोगों का, और जब इस्तेमाल हो जाता है तो फिर उसको जो है कहीं न कहीं जो है अलग कर देती है और दूसरे लोगों को आगे ले आती है। उसको रहते कहीं न कहीं कल्याण से को यह महसूस हो रहा था कि मेरा इस्तेमाल किया गया और मुझे मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरी रेपुटेशन है, जो मेरा स्टेचर है, उसको कट किया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। और इसीलिए उनका वाजपेयी जी के साथ जो है कि वो 36 का आंकड़ा बन गया था, और वही अंत में जो है उनको सत्ता से उनको बाहर ले गया वो। और इसीलिए लेकिन उन्होंने ये भी दिखा दिया कि मैं अकेले पहाड़ी लड़के जीत सकता हूँ। हालांकि वहां वो मुलायम सिंह का सपोर्ट लेके वो जब चुनाव जीते थे 2014 में एमपी बने थे वो, लेकिन
2009 उनकी खासियत जी। थी, उनके सबसे रिश्ते थे और खासकर जो है ओबीसी कम्युनिटी में उनका अच्छा प्रभाव था। लोज कम्युनिटी से वो आते थे, लोज राजपूत थे वो, और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की काफी कॉन्स्टिट्यूंसीज में है। तो वो एक जाने माने नेता थे, उनका प्रभाव था। इस प्रभाव के चलते उनको लगता था कहीं न कहीं जो है उनको भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है छोटा करके आंक रहा है, इसीलिए ये उनका दूसरी रख थी। वो बार बार जो है जहाँ बीजेपी के होते हुए भी वो बीजेपी से अलग हो जाते थे। बिल्कुल ऐसा दर्द जो है कई बड़े नेताओं से हम देखते हैं, सुनते हैं, और आज भी ऐसा देखने को मिलता है राजनीतिक पार्टियों में। राजनीतिक पार्टियों का अपना एक तरीका होता है, दलों का, वो किस तरीके से सरकारें चलाती हैं, कैसे अपने संगठन को खड़ा करती हैं, और अगर कोई बहुत बड़ा चेहरा बनता है और वो किसी के रास्ते में रुकावट बनता है तो उसको कैसे दरकिनार भी किया जाता है। ऐसी चीज़ें बहुत बार देखने को मिलती है और ऐसा कहीं ना कहीं आज की बातचीत से निकला, आज की इस चर्चा में निकला। बहुत शुक्रिया पीयूष जी आपका, मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। कल्याण सिंह श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप लोग भी जुड़े और इस कार्यक्रम में दो खास पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े। ये कोई दौराय नहीं है कि कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और उनका अपना एक वोट बैंक था, अपनी पकड़ थी, और उसी के बलबूते वो यूपी की सियासत में जब तक रहे बड़े दमखम के साथ रहे और अपनी बातों को मनवाने के लिए अगर उसे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के सामने अड़ना पड़ा या फिर उनके खिलाफ होना पड़ा, मुखर होना पड़ा, तो ऐसा भी वो करते नजर आए। लेकिन वो मुंह जरूर मोड़ते रहे बीजेपी से, लेकिन मोह भंग उनका बीजेपी से कभी नहीं हुआ। इसलिए वो फिर मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में रहे और उन्होंने कहा भी था कि जब मैं मरूं तो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के झंडे में मुझे लिपटाया जाए, ऐसा बयान भी उन्होंने दिया था। आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनकी सियासत के जो रंग हैं वो अलग अलग रहे। उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन जब तक रहे वो अपने ढंग से राजनीति करते रहे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।